ठीक है, तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था रूलिंग द कंट्री साइड। तो कल अपन ने पढ़ा था कि बंगाल की दीवानी इनको रॉबर्ट क्लीव को सौंप दी थी। रॉबर्ट क्लीव को बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा, तीन जगह की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चलो मैं तुमको दिखा भी देती हूँ। बंगाल तो मैंने दिखाया था, बिहार और उड़ीसा नहीं दिखाया ना, वो भी मैं दिखा देती हूँ यहाँ से। यस मैम, यहीं पे लिखा है स्टार्टिंग में। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वो है ना, वो फिगर के लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ था रॉबर्ट क्लीव एक्सेप्टेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। हाँ नहीं, ये दिखा देती हूँ यहाँ पे मैप में, देखो। ये तो रहा बंगाल अपना, वेस्ट बंगाल। ये रहा बिहार और ये रहा उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा लिख दो चाहे उड़ीसा लिख दो। तो ये तीनों जगह की दीवानी क्लीव को सौंप दी थी, उड़ीसा की, बंगाल की और बिहार की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पढ़ लिया था अपन ने। फिर क्लीव को सौंप दी थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, क्लीव ने इनको कंप्लीटली तो हटाया नहीं, इनको मतलब जो नीचे के जो वो थे ना, लोकल पावर्स दे दी इनको, मतलब इनके कंट्रोल में रह के काम कर। फिर कंपनी के लिए रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, मतलब पैसा कैसे आए, तो उसके लिए इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का वो कर दिया कि खेती को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना, ये सब सोचा इन्होंने। और फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन ये भी प्रॉब्लम थी इनके लिए। परमानेंट सेटलमेंट ये था कि फिक्स कर दिया गया कि इतना ही टैक्स देना है, मतलब सबको फिक्स कर दिया गया टैक्स जो भी देना था। रेवेन्यू जो डिमांड थी ना, वो फिक्स कर दी थी। रेवेन्यू की डिमांड को ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, फिक्स है, इतनी देनी है, चाहे किसान की प्रोड्यूस ज्यादा हो। क्या कह रहे हो? फिर इनको प्रॉब्लम क्या हुई? फिर इनको ये प्रॉब्लम हुई ना कि जब किसान का बहुत ज्यादा फसल उग रही है, बहुत मतलब अच्छा पैदावार हो रही है किसान के, तो दिक्कत होगी ना इनको फिर। तो जमींदार के पास में जा रहा है पैसा और किसान के पास में रह रहा है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि काफी बार होता है ना, किसान का बहुत अच्छी मतलब फसल हुई है, तो फिर इनको ये दिक्कत है। मैं भी सुनती हूँ। बस बनाओ, 8 o'clock। हाँ ठीक है, तो परमानेंट सेटल से इनको ये दिक्कत हुई कि किसान की इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इतनी फसलें हो रही है, तो फिर मतलब हम तो घाटे में जा रहे हैं एक तरह से। तो ये दिक्कत आ गई इनको। फिर इन्होंने क्या किया, फिर अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये अपन ने पढ़ लिया था। न्यू सिस्टम पढ़ना था आज अपन को। नया सिस्टम इन्होंने डिवाइस किया। डिवाइस का मतलब होता है खोजना, कोई नई मतलब नया आइडिया। डिवाइस होता है कोई भी किसी भी चीज को किसी नए तरीके से या कोई नया तरीका खोज लेना, उसको हम बोलते हैं डिवाइस। यहाँ से भी लिख लो इसको, डिवाइस। डिवाइस, व्हाट डिवाइस? हाँ डिवाइस मीनिंग, डिवाइस डिवाइस। डिवाइस, डिवाइस का मतलब टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। कुछ चीज करने का नया तरीका इन्वेंट कर लेना, खोज लेना, कुछ करने का नया तरीका निकालना। They have devised a plan for keeping traffic out of the city center. सिटी के सेंटर से ट्रैफिक को मतलब दूर रखने का इन्होंने एक मतलब प्लान डिवाइस किया, खोजा। तो कुछ करने का नया तरीका निकालना, उसको हम बोलते हैं डिवाइस। तो इन्होंने नया तरीका फिर खोजा, a new system is device। इसमें क्वेश्चन और अभिमन्यु ये ध्यान में रखना, अपना क्वेश्चन क्या आ सकता है कि परमानेंट ये क्या था, बस ये पूछा जा सकता है परमानेंट सेटलमेंट क्या था। इससे रिलेटेड ही इसके आसपास ही आएंगे क्वेश्चंस। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस था, इसने किया था। कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का एक गवर्नर जनरल था, मतलब पूरा गवर्न करना पूरा इसी के हाथ में था, कंट्रोल और मैनेजमेंट। की शक्ल देख लो, चार्ल्स कॉर्नवालिस। व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसी के यही था गवर्नर इंडिया का उस टाइम। तो इसको ध्यान रखना है, इसके नाम को, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलो ये पढ़ लेते हैं, ब्लू ब्लू जो लिखा था ये पढ़ लेते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे।
ये पढ़ लेते हैं। कोल ब्रूक ऑन बंगाल रायट्स। रायट्स मतलब होते हैं दंगों को बोलते हैं रायट, लेकिन यहाँ से एक बार इनको देख लो। ब्रूक होती है जो छोटी नदी होती है ना, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रिवर, उसको ब्रूक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कॉल ब्रूक पूरा क्या है इसका, शायद उसका नाम के लिए रायट का मतलब होता है दंगे, रायट्स। वो RIO, ठीक है, वो RIOT होता है ये वाला, राइट एन इंडियन पीजेंट और टीनेंट फार्मर। ये वाला राइट क्या है, इंडियन पीजेंट। वो दूसरा राइट भी दिखाती हूँ जिसका मतलब दंगे होते हैं, उसमें आय होता है, उसमें वाय नहीं होता है। तो इस राइट का मतलब होता है इंडियन पीजेंट, मतलब इंडियन पीजेंट और टीनेंट फार्मर। टीनेंट मतलब वही, वो टेनेंट मतलब वही किराएदार जिसको अपन बोलते हैं, टेनेंट बोलते हैं उसको। तो किसान या फिर टेनेंट फार्मर, मतलब उसकी खुद की जमीन नहीं होती थी वो। आजकल तो अपनी खुद की जमीनें होती है, किसान होता है खुद, ज्यादातर किसानों के पास खुद की जमीन ही होती है आजकल, कोई किसी के मतलब जाकर काम नहीं करता। होते होंगे ऐसे भी, लेकिन ज्यादातर की खुद की जमीन होती है, खुद की। तो राइट वो वाले पीजेंट थे, वो वाले किसान थे जो टेनेंट फार्मर थे, मतलब जो किराया देना पड़ता था उनको जमीन का हर महीने, नहीं तो उनको भगा देंगे कि निकलो फिर यहाँ से। तो उनको राइट्स बोलते हैं। दूसरा राइट भी लिखो, इसका मतलब होता है दंगे, जो दंगे फसाद होते हैं, इसमें आय होता है, बस ये डिफरेंस है। राइट मतलब दंगा, a situation in which a group of people behave in a violent way in public place। पब्लिक प्लेस के अंदर violent वे में बिहेव कर रहे हैं, मतलब बहुत ही हिंसक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, उसको राइट्स कहलाते हैं। तोड़ फोड़ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ये हटाओ, ये जो लागू किया है सिस्टम इसको हटाओ। किसी भी चीज के लिए दंगे कर सकते हैं लोग। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कोल ब्रूक ऑन बंगाल राइट। कोल ब्रूक नाम ही है किसी का, तो देख लेते हैं कौन थे, क्योंकि इसमें बता नहीं रखा है, और इनको देख लेते हैं। The surname Colebrook is derived from the Old English word call, which means cool, and brook, which means brook. Thus, Colebrook is a topographic surname which was given to a person who resided near a physical feature such as a hill, जो किसी हिल पहाड़ी के पास में रहता हो। रिसाइड मतलब वहां रहना, नियर मतलब इसके आसपास। फिजिकल फीचर्स जैसे कि हिल पहाड़ी हो गई, स्ट्रीम कोई नदी हो गई, चर्च हो गया, और टाइप ऑफ ट्री या कोई पेड़ हो गया, इनके पास में रहने वाले इंसान को हम कॉल ब्रूक के नाम से बोलेंगे। क्या बोला है इसने, कोल का मतलब होता है कूल, और इसका ब्रोक का मतलब होता है ब्रूक, मतलब ब्रूक वो नदी होती है, स्मॉल रिवर। कोल ब्रूक इज अ टोपोग्राफिक सरनेम है, ये सरनेम है, मतलब जो हिल और इनके पास में रहते हैं ना, जो लोग, जो भी पर्सन उनके पास में रहता है, तो उसको कोल ब्रूक के नाम से जाना जाता है। ब्रूक का भी दिखा देती हूँ, ब्रूक होती है स्मॉल रिवर। हाँ से दिखा, अ स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर, स्ट्रीम, छोटी जल धारा। छोटी जो जल धारा होती है उसको हम ब्रोक बोलते हैं। तो कोल ब्रोक मतलब वह इंसान जो किसी पहाड़ी के पास में रह रहा है, या किसी स्ट्रीम मतलब किसी जल धारा के पास में रह रहा है, या फिर किसी पेड़ के पास में रह रहा है, तो ऐसी जगह पे रहने वाले इंसान को हम, लिख भी लो इसको, लिखो तो यहाँ से, जो कि हिल के पास में, स्ट्रीम के पास, स्ट्रीम मतलब जलधारा, और जो चर्च के पास में या टाइप ऑफ ट्री किसी पेड़ के पास में रहता है, तो हम उसको कोलब्रोक बोलते हैं। कोलब्रोक ऑन द बंगाल राइट। तो जो कोलब्रोक था, बंगाल के जो राइट थे, जो पीजेंट थे, जो किसान थे,
जो टेनेंट किसान थे जो रेंट पे करते थे उनके बारे में क्या कहता है। इन मैनी विलेजेस ऑफ बंगाल, बंगाल के कई गांवों के अंदर सम ऑफ द पावरफुल रायट्स डिड नॉट कल्टिवेट, जो पावरफुल होते थे, शक्तिशाली जो रायट्स होते थे, मतलब जो पीजेंट, जो किसान, जो शक्तिशाली जो किसान होते थे, डिड नॉट कल्टिवेट, वो कल्टिवेट नहीं करते थे। कल्टिवेट करना मतलब खेती करना, वो खेती नहीं करते थे। क्या करते थे फिर वो, बट इंस्टेड गेव आउट देयर लैंड्स टू अदर, वो क्या करते थे, अपनी जमीन दूसरों को देते थे कि तुम काम कर लो जमीन पे, तुम करो काम। वो खुद खेती वेती नहीं करते थे, उनकी खुद की जमीन है, किराया आ जाता होगा उनको, उनके पास तो। और जो भी मतलब काम करेंगे लोग उनको, तो वो खुद करते नहीं थे, तो वो लोग क्या है, दूसरों से करवाते थे। बट इंस्टेड गेव आउट देयर लैंड्स टू अदर, अपनी जो लैंड्स थी वो दूसरों को देते थे, अंडर टेनेंट मतलब किराए पे। तो किराए से उनका काम चलता रहता था, तो उनको क्या जरूरत है खेती करने की। जैसे आजकल घर ले लिया सपोज, उस पे ऊपर किराए पे दे चढ़ा दिया घर, तो फिर वो सोचेगा कमाने की क्या जरूरत है, मेरा तो किराया आ रहा है, यहीं से चल रहा है, मेरा तो काम बढ़िया है, मैं क्यों कमाऊं। तो ऐसे ही ये भी थे, इनकी जमीन थी, तो ये सोचते थे कि मेरी तो जमीन है तो किराए पे दे देता हूँ इसको, किसान को, खेती भी कर लेगा यहाँ पे, और मेरा किराया आता रहेगा जमीन का, बस। तो ये खुद खेती नहीं करते थे, बट इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, ये क्या करते थे, गेव आउट देयर लैंड, ये गिव की फॉर्म ही है, गिव गेव गिवन। तो ये अपनी लैंड्स किनको देते थे, दूसरों को देते थे, अंडर टेनेंट्स, टेनेंट्स जो होते थे किराएदार, मतलब उनको दे देते थे। टेकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट, और उनसे बहुत ही हाई रेंट लेते थे, बहुत ही ज्यादा रेंट। तो यही तो प्रॉब्लम थी अब किसानों को, कि हम इतना हाई रेंट दें, जैसे आजकल अपन घर के ऊपर रेंट कमरे बना दें और रेंट पे चढ़ा दें उनको, और अपन उनसे इतना ज्यादा रेंट ले, इतना ज्यादा कि वो मतलब वो सोचे कि तो जमीन भी मेरी नहीं हो रही और मैं रेंट भी इतना इतना दे रहा हूँ। तो ये उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन वो क्या करें, फिर रहना था हमको। इन 1806 में क्या हुआ, एच डी कॉल ब्रूक, ये इंसान का नाम है, एच डी कॉल ब्रूक जो था, डिस्क्राइब्ड द कंडीशंस ऑफ दीज अंडर टेनेंट्स इन बंगाल, तो इनकी कंडीशन को डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन करना, मतलब इनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, इनकी कैसी हालत थी, जो जो टेनेंट्स थे उनकी क्या हालत थी, बेचारे इतना इतना रेंट देते थे और जमीन भी उनकी नहीं हो रही, इतनी मेहनत करते थे। तो द अंडर टेनेंट्स डिप्रेस्ड बाय एन एक्सेसिव रेंट, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एक्सेसिव, एक्सिस में हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें एक्सिस में नहीं हो रही है ये चीज, एक्सिस में कुछ भी गलत, कुछ भी चीज एक्सिस में नहीं करना चाहिए अपन को, ना एक्सिस में खाना चाहिए ना एक्सिस में, ठीक है। एक्सेसिव मतलब किसी भी चीज की अति, अति मतलब ज्यादा। तो द अंडर टेनेंट्स, जो अंडर टेनेंट्स थे, मतलब जो किराएदार थे, डिप्रेस्ड बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड, दो एक्सेसिव रेंट से डिप्रेस थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, कितना हाई रेंट है, कि कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्या करें, इन काइंड। एंड बाय उशरियस रिटर्न्स फॉर द कैटल, इसका भी लिखो एक बार, अशरियस। You are right. Usurious, यूजोरियस का मतलब होता है रिलेटिंग टू और करेक्टराइज्ड बाय यूजरी, एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्ट करना मतलब किसी को, मतलब किसी को पूरा निचोड़ लेना, उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का लिख लेते हैं, कोई बात नहीं अपन, यूजर और यूजोरियस, इसको यूजोरियस प्रोनाउंस करते हैं, मतलब यूजोरियस थे, मतलब वो एक तरह से इसके एक्सटॉर्शन का लिख लो, एक्सटॉर्ट करना मतलब किसी को
जबरन वसूली करना। एक्सटॉर्शन करना, जबरदस्ती मतलब वसूल लेना, जबरदस्ती। कि अगर तुम लैंड का रेंट नहीं दोगे ना, किराया नहीं दोगे, रेंट नहीं दोगे, तो तुम्हारी गाय, तुम्हारी भैंसे, तुम्हारे बर्तन सब कुछ लेके जाएंगे हम। तो क्या करे, फिर उनको रेंट देना पड़ता था। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली। और इंग्लिश में भी बता देती हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट, धमकी देके या फोर्स से बलपूर्वक मनी को वो कर लेना। ऑब्टेन मतलब स्पेशली, इसका मीनिंग क्या हुआ स्पेशली? स्पेशली मनी, मतलब स्पेशली मनी कोई, देखो क्या तो इसके प्रैक्टिस ऑफ। अंदर आगे ई क्यों लगा है इसके आगे? ये तो इसमें लगेगा, इसकी स्पेलिंग भी है स्पेशली की। स्पेशली मनी मतलब पर्टिकुलर मनी के लिए कह रहा है, कि ज्यादातर मनी के लिए ही मतलब फोर्सफुली ये किया जाता है। प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, कुछ चीज लेना। स्पेशली मनी, मनी तो ज्यादातर लोग छीनते हैं, मनी के पीछे तो है इंसान, पैसे के पीछे तो भागता है। तो पैसे, स्पेशली की स्पेलिंग एस पी से स्टार्ट होती है। नहीं तो कुछ काफी स्पेशल। साइलेंट भी तो होते हैं ना अभिमन्यु। जैसे अपने काफी वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे नाइफ है, ठीक है, नाइफ के अंदर के तो साइलेंट होता है, फिर तुम बोलो कि मैम के से स्टार्ट होता है, इसमें तो नाइफ है, एन आ रहा है, तो के क्यों आ रहा है, तो साइलेंट होते हैं कुछ words। लिखा हुआ तो एस से ही होता है स्पेशल। अच्छा वो वाला, वो स्पेशल अलग है, ये स्पेशली वो होता है स्पेशल, मतलब ये स्पेशल है। और तुमको अलग अलग है ये, बोलते हैं स्पेशली। स्पेशली मतलब सिर्फ यही, मतलब एक तरह से खास तौर पर, जैसे स्पेशली खास तौर पर मनी के लिए ही वो लोग छीना झपटी करते हैं, पैसे की छीना झपटी करते हैं खासकर। मोर देन अदर थिंग्स पीपल सिचुएशन, मतलब पर्टिकुलरली भी कह सकते हो, पर्टिकुलरली यही चीज चाहिए मुझे। स्पेशली का मतलब ये होता है, स्पेशली मतलब खास तौर पर या पर्टिकुलर। जैसे शी लव्स एनिमल, उसे एनिमल्स पसंद है, स्पेशली डॉग, मतलब किसी एक एनिमल को बता दिया ना उसने, सारे बॉय एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से एक को बता दिया कि स्पेशली उसको डॉग मतलब ज्यादा पसंद है। ये स्पेशली इसके लिए यूज करते हैं। और एक स्पेशल वो भी होता है, वो स्पेशल होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेशली। स्पेशली बोलते हैं इसको, देखो। और वो होता है स्पेशल, की ही इज वेरी स्पेशल टू मी, मतलब ये बहुत स्पेशल पर्सन है, बहुत स्पेशल, मतलब विशेष कोई, विशिष्ट, इस तरीके के लिए यूज, विशेष वस्तु, इसके लिए यूज करते हैं। जैसे नॉट यूजुअल और ऑर्डिनरी, ऑर्ड साधारण नहीं है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर सम पर्टिकुलर रीजन। स्पेशल पर्सन है, मतलब ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, अपन ऐसे बोलते हैं ना, आज स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। तो प्राय होने वाला या साधारण नहीं, स्पेशल होता है जो साधारण नहीं होता, वो स्पेशल। एक तो ऑर्डिनरी आदमी, अरे ऑर्डिनरी, ये कोई वैसे ही दोस्त है मेरा, ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है आज, मेरा स्पेशल, वो तो मम्मी ऑर्डिनरी फ्रेंड आया था, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मेरा बहुत ही स्पेशल, मेरा क्लोज फ्रेंड आएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्पेशल मतलब खास कह सकते हो, या जो साधारण ना हो, मतलब जो स्पेशल है, जो मेरे लिए, जो इंसान, ऐसे, ठीक है, कि वो इंसान मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, आगे चले, तो हम यस कहाँ सर। थे, यहाँ पे। यूजरियस रिटर्न्स, यूजरियस रिटर्न का मतलब एक तरह से वसूली। देखो वापस समझाती हूँ। द अंडर टेनेंट्स डिप्रेस्ड बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड, वो एक्सेसिव रेंट से डिप्रेस थे, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, उस रेंट से डिप्रेस थे, मतलब परेशान थे। डिप्रेस होना मतलब उदास होना, परेशान होना, दुखी होना, डिप्रेस हो जाना। एंड बाय यूजरियस रिटर्न्स फॉर द कैटल, सीड एंड सब्सिस्टेंस, और रिटर्न देना पड़ता था, मतलब एक तरह से अगर उनकी खेती हुई है, जैसे सपोज प्रोड्यूस बहुत अच्छा हो गया, तो अब वो छोड़ देंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो रूलर होते थे, जो कंपनी वाले हैं, ये अंग्रेज, अगर ये छोड़ देंगे, इन्होंने तो परमानेंट कर रखा था, तो जमींदार इनसे हड़प लेते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस हुई है तो जमींदार हड़प लेंगे, मतलब इनका तो मरना हो रखा था। एंड बाय यूजोरियस रिटर्न्स फॉर द कैटल, सीड्स एंड subsistence advanced of them, subsistence का भी लिख लो यहाँ से। कैटल मतलब अपनी गाय होती है,
कैटल मीन्स गाय या फिर पशु। हाँ मतलब पशुओं का झुंड अपन बोल सकते हैं। सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा, मात्र जीवन निर्वाह। ठीक है, गुजारा करना या फिर जीवन का निर्वाह, सबसिस्टेंस। मेंटेनेंस, ये हिंदी वाला ही लिखो इसमें, फिर बहुत बड़े बड़े गुजारा या मात्र जीवन निर्वाह। कैटल जैसे अपना जो गायों का जो झुंड होता है इसके लिए यूज कर लेते हैं। मेल एंड फीमेल काउज, काउज आ जाते हैं इसमें। कैटल देखो प्लूरल में आ गया कैटल। वहीं पे तो रखा हुआ था, मैंने आपने मुझे दिया था, फिर मैंने आपको वापस पकड़ा दिया, मैंने वापस वहीं रख दिया था, सॉरी। मेल एंड फीमेल काउज फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फार्म। ठीक है, तो मतलब कैटल मतलब गाय, बहुत सारी जो गाय होती है उनको कैटल बोल दिया जाता है, गायों का झुंड कह लो। तो मेल फीमेल काउज सब आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, फीमेल भी और मेल भी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो यूजूरियस रिटर्न देने पड़ते थे। यूजूरियस का मतलब होता है जबरन वसूली कर लेना, एक्सटॉर्शन कर लेना, मतलब यूजूरियस रिटर्न देने पड़ते थे उनको, उनके कैटल्स के लिए, पशुओं के लिए, बीजों के लिए, और सबसिस्टेंस मतलब जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए, सब उनको वो देना पड़ता था ना, टैक्स देना पड़ता था, उसी के लिए बोला है रिटर्न। तो और कैन नेवर एक्सट्रीकेट देमसेल्फ फ्रॉम डेट। डेट मतलब होता है कर्ज। ठीक है, तो एक्सट्रीकेट का भी यहाँ से लिखो, मतलब कर्ज से उभर नहीं पाते थे कभी भी। एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट मतलब टू मैनेज टू फ्री समबडी समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन और पोजीशन, कठिन परिस्थिति से मुक्त करने में सफल होना। तो एक्सट्रीकेट तो हो ही नहीं पाते थे कभी भी, वो जो कठिन परिस्थिति थी ना, जो डेट, जो कर्ज की जो उनकी परिस्थिति थी, उससे मुक्त तो नहीं हो पाते थे। वो कर्ज, वो मतलब कर्जे में डूब गए, फिर उनके बच्चे उनका कर्जा चुकाएंगे, उनके बच्चे चुकाएंगे, मतलब कर्जे में फंसे हुए थे सारे के सारे। तो एक्सट्रीकेट मतलब टू मैनेज टू फ्री समबडी समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन से फ्री करवा देना। जैसे वो पिताजी हैं तो उनपे कर्जा है, तो वो बच्चा उसको चुकाएगा कर्जे को। ठीक है, तो फ्री नहीं, मुक्त नहीं करवा पाते थे। तो देखो कहाँ थे, हाँ। एडवांस्ड टू देम कैन नेवर एक्सट्रीकेट, नेवर मतलब कभी भी वो मुक्त करवा ही नहीं पाते थे खुद को, फ्री नहीं करवा पाते थे उस कर्जे से। देमसेल्फ फ्रॉम द डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, इसमें भी बी साइलेंट होता है, इसको हम डेट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं पढ़ते उसको, डेट। डेट मतलब होता है कर्जा, तो कर्जे से एक्सट्रीकेट मतलब मुक्त नहीं हो पाते थे वो। इन इन सो एब्जेक्ट अ स्टेट दे, अब एब्जेक्ट का भी लिखो यहाँ से। टेरिबल और विदाउट होप, मतलब ऐसी जो स्टेट, इनकी स्टेट मतलब इस तरह की जो इनकी कंडीशन थी, दुर्दशा थी। कैसी दुर्दशा थी? टेरिबल, बहुत ही दयनीय। विदाउट होप, अत्यधिक दयनीय, निराशाजनक। विदाउट होप मतलब निराशाजनक, होप होती है आशा, तो विदाउट होप मतलब निराशा। तो टेरिबल और विदाउट होप। ठीक है, तो ये एब्जेक्ट लिख लेना इनको। जैसे एब्जेक्ट पोवर्टी है, मिजरी है, फेलियर है, अत्यधिक निराशा या टेरिबल और विदाउट एब्जेक्ट होगा। इन सो एब्जेक्ट अ स्टेट दे कैनॉट लेबर इन स्पिरिट, तो मतलब अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते थे। लेबर मतलब वही होता है श्रम, काम करना मतलब, जो अपना लेबर होता था वो स्पिरिट मतलब एक तरह से अच्छे से नहीं कर पाते थे। स्पिरिट वही हो गया अपन की, अच्छे स्पिरिट से काम करो, कीप अप द गुड स्पिरिट, ऐसे बोलते हैं ना, कि हाँ करते रहो, काम को करते रहो, इसके लिए यूज करते हैं। तो वो ढंग से अच्छे मन से काम नहीं कर पाते थे। वाइल दे अर्न अ स्कैंटी सबसिस्टेंस विदाउट होप ऑफ बेटरिंग देयर सिचुएशन। और वो स्कैंटी का मतलब बहुत ज्यादा होता है, इसका लिख लो फिर भी यहाँ से एक बार। टू स्मॉल इन साइज और अमाउंट बहुत कम। स्कैंटी मतलब बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में कोई चीज होती है उसके लिए, संख्या या मात्रा में बहुत कम।
much from the scanty information they gave us. जो हम इन्होंने जो हमें इतनी कम इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें कुछ ज्यादा लर्न नहीं हुआ है। तो स्कैंटी, तो क्या बोला है, while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation, तो वो एक थोड़ा सा ही मतलब धन कमाते थे, earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation, और उसमें भी ये सब लूट पाट ले जाते थे लोग। तो ये इसमें समझा रखा है पूरा। Activity. Why do you think Colebrook is concerned with the condition of the under riot in Bengal? तो जो Colebrook था ये इतना concerned क्यों था? Concerned मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा concerned होना, जैसे कि मैं पढ़ाई के लिए बहुत कंसर्न हूँ, इस तरीके से किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा उसको महत्व देना, उसका ध्यान ध्यान उस तरफ होना। तो ये इतना कंसर्न क्यों था इनके लिए, जो अंडर रायट्स थे बंगाल में, इनके लिए इतना कंसर्न क्यों था? रीड द प्रिसीडिंग पेजेस, एंड प्रिसीडिंग मतलब पहले के पेजेस पढ़ो, एंड सजेस्ट पॉसिबल रीजन, और पॉसिबल रीजंस को सजेस्ट करो। तो ये भी था कि बेचारे इतना करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, खेती में कितनी मेहनत लगती है खेती करने में। आजकल तो मशीन्स आ गई, जैसे पहले जो हल हुआ करते थे, हल और बैल हुआ करती थी, तो उस जोतना उससे हल जोतना, और फिर कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ती थी, तो बहुत मेहनत करते थे बेचारे वो। महल, ये महल क्या है? इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज अ रेवेन्यू ई स्टेट विच में बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। तो महल क्या है? ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड, महल क्या है? एक रेवेन्यू ई स्टेट था। ई स्टेट मतलब वही होती है जमीन, उसके लिए हम ई स्टेट यूज करते हैं। तो ये रेवेन्यू ई स्टेट था महल, जहाँ पे सारा मतलब रेवेन्यू आता था एक तरह से। वो विलेज भी हो सकता था या ग्रुप ऑफ विलेज, तो यहाँ पे रेवेन्यू आता था। ये पढ़ेंगे आज। Yes, ma'am. A new system is devised, अब नया सिस्टम खोजा गया। परमानेंट सेटलमेंट से क्या सर, वो जो अंग्रेज थे, वो इंग्लिशमैन थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कभी तो किसान की इतनी अच्छी प्रोड्यूस हुई, इतनी अच्छी मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस हो रही है। सपोज हम तो 50 रुपए टैक्स ले रहे हैं और किसान को मतलब 500 रुपए का फायदा हो गया, ऐसे समझ लो, छोटे स्केल पे समझा देती हूँ। तो जैसे 50 रुपीज ले रहे हैं वो टैक्स का, और उन्होंने किसान को 500 रुपीज में उसने पूरा बेची अपनी फसल। तो सोच रहे हैं हम तो बहुत ही कम टैक्स ले रहे हैं फिर तो इन्होंने फिर a new system, नया सिस्टम डिवाइस किया। क्या हुआ? बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. कन्विंस करना मतलब किसी को भी मना लेना, कन्विंस कर लेना। यहाँ से भी लिख लो, किसी को मना लेना किसी बात के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कन्विंस। कन्विंस मतलब टू सक्सीड इन मेकिंग समबडी बिलीव समथिंग, किसी को विश्वास दिलाना, आश्वस्त या फिर राजी करना। देखो, मना लेना, टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग। जैसे मम्मी को कन्विंस कर लेना कि मम्मी मैं वो हम बाहर जा रहे हैं सब दोस्त मिलके, तो कन्विंस करना मतलब मना लेना किसी को भी। ठीक है, इसमें भी चलो इसके सारे बता देती हूँ। इसमें वो कन्वेयंस होता है एक, कन्वेयंस, कन्वेयंस होता है। आ गया तुम्हें? कन्वेंस का मतलब होता है परिवहन। जैसे अपनी बस, अपन जो स्कूल में, कि तूने कन्वेंस लगा रखा है क्या, मतलब तूने गाड़ी बस कुछ लगा रखी है क्या स्कूल की तरफ से, तो ये होता है कन्वेयंस होता है। ये ध्यान रखना, वो कन्विंस और ये कन्वेयंस। कन्वेयंस के अंदर जो भी, जैसे अपन स्कूल में बस लगाते हैं, स्कूल बस लगाते हैं, द प्रोसेस और सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग और टेकिंग समबडी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्रिया या परिवहन, परिवहन। अब व्हीकल, वाहन, गाड़ी, सवारी। ठीक है, ये कन्वेंस होता है। तो ये दो आ गया था कन्विंस, इसलिए मैंने बता दिया दोनों। कन्वेंस और वो होता है कन्विंस मतलब राजी कर लेना। ठीक है, तो क्या हुआ? बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, मतलब 1800 से 1900 तक होती है। एक मिनट रुको, शायद बारिश आ गई। एक मिनट रुको, अभी मन में कपड़े उतार।
हाँ, तो अर्ली 19th सेंचुरी में मतलब 1800 से स्टार्ट होती है और 1900 तक होती है। तो अर्ली में मतलब शुरुआत के टाइम में ही क्या हुआ, मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे were convinced that the system of revenue had to be changed again, कि जो रेवेन्यू का सिस्टम है ये चेंज होना चाहिए, वापस से चेंज करो उसको। How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? तो इन्होंने क्या बोला कि हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली, मतलब रेवेन्यूज को हम परमानेंटली फिक्स्ड कैसे कर सकते हैं जब कंपनी को पैसा चाहिए, मोर मनी, बहुत पैसा चाहिए, जो खर्चे हैं कंपनी के, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं, व्यापार के जो खर्चे हो रहे हैं, तो उनको मीट करना, मतलब वो पूरे खर्चों को मतलब संभालना, तो उसके लिए हमें पैसे तो चाहिए, तो अपन इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, फिक्स नहीं करना। फिर क्या किया इन्होंने, आगे पढ़ते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, प्रोविंस मतलब वही होते हैं राज्य, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न के जो राज्य थे, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब इस तरफ, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंसेस। अच्छा, बंगाल की बात करें, बंगाल के नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंसेस। तो इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल के अंदर ही जो नॉर्थ वेस्ट में थे, नॉर्थ वेस्ट मतलब जो इस तरफ थे, प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में है वो एरिया, पहले बंगाल में आया करता था वो। तो एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी डिवाइस्ड द न्यू सिस्टम, एक इंग्लिशमैन था, अंग्रेज था, जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी, उसने डिवाइस किया, डिवाइस करना मतलब इन्वेंट करना, नया सिस्टम, तो इसने नया सिस्टम डिवाइस किया। ये किसकी फोटो, ये तो कोई और है, थॉमस मॉर्नर, ये नहीं, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी था, उसने एक नया सिस्टम डिवाइस किया which came into effect in 1822, 1822 में वो इफेक्ट में आ गया, मतलब वो सिस्टम चालू हो गया, काम स्टार्ट हो गया उस सिस्टम पे। तो इसने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। तो उसने ये महसूस किया, जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह से जो विलेज है, जो गांव है, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, और इनको प्रिजर्व करके रखना है। प्रिजर्व करके रखना मतलब किसी भी चीज को बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है। तो इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो उसकी डायरेक्शन, उसने डायरेक्शन दी उनको कि यहाँ जाओ वहां जाओ, तो कलेक्टर्स गांव 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 गए उसकी डायरेक्शन के अंडर में, जैसा जैसा उसने बोला, मतलब वैसे वैसे ही वो वहां वहां गए जहां जहां उसने बोला। इंस्पेक्टिंग द लैंड, लैंड को इंस्पेक्ट करना मतलब उसका निरीक्षण करना, ठीक है, लैंड को जैसे इंस्पेक्टर नहीं करता है, पूछताछ करता है, ऐसे उन्होंने लैंड का इंस्पेक्शन किया, मतलब निरीक्षण किया लैंड का, जमीनों का। मेजरिंग द फील्ड, मेजर मतलब नापना, खेतों को नापा, फील्ड मतलब खेत हो गए, तो खेतों को नापा, जमीनों को देखा कि कितनी फर्टाइल है, फर्टिलिटी है नहीं है, मतलब सारी चीजें उन्होंने उन्होंने देखी। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, और जो डिफरेंट ग्रुप के जो लोग थे, उनके जो राइट्स और उनके जो कस्टम मतलब रीति जो रिवाज थे उनके, जो उन सबको मतलब रिकॉर्ड करा, मतलब सब देखा। फिर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज, तो विलेज के अंदर हर प्लॉट, हर जो जमीन थी, जो भी खेत था, जो जमीन थी जो भी, तो उसका रेवेन्यू उन्होंने एस्टिमेट किया। एस्टिमेट, कितना रेवेन्यू, एस्टिमेट होता है मतलब जो फिक्स नहीं होता, जैसे मैं बोलूँ 3 2 कितना होता है, तो 6 होता है, तो ये तो सिंपल सा पूछ लिया, मैं पूछू 3.2 इंटू 1.4 कितना होता है, तो हम कहते हैं कि इसका मैं एस्टिमेशन बता देती हूँ, 3 1 3 मतलब 3 4 या 5 के आसपास ऐसे कुछ होगा, एस्टिमेशन करना मतलब अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, हाँ, एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना, मतलब एक तरह से। तो उसने अंदाजा एस्टिमेशन करा, मतलब फिक्स नहीं है, ये एस्टिमेशन को हम फिक्स नहीं कहते। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज
हैड टू पे। तो हर प्लॉट का एस्टिमेट लगाया इन्होंने कि इस प्लॉट से इतना रेवेन्यू आना चाहिए, इस वाले प्लॉट से इतना आना चाहिए। एक गांव ले लिया कोई, और उस गांव के अंदर कितने प्लॉट्स थे देख लिए, कितने प्लॉट है, सबको देखा है कि कैसे कैसे वहां की जमीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, बारिश कैसी हो रही है, फसलें कैसी हो रही है, सब कुछ चेक करके आ गए अच्छे से। और फिर उन्होंने लिस्ट बनाई कि ये वाला जो प्लॉट है यहाँ से इतना तो रेवेन्यू, मतलब इनकी इतनी कमाई होती है, किसान की इतनी फसल पैदा होती है, तो इतना रेवेन्यू यहाँ से, इतना टैक्स इस वाले प्लॉट से इतना लेना चाहिए, इस वाले प्लॉट से इतना लेना चाहिए। ऐसे जितने भी प्लॉट थे एक गांव के अंदर, सबका रेवेन्यू की लिस्ट बनाई, लिख लिया सब, ऐड करा, कैलकुलेट किया सबको। द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे, तो हर गांव को कितना रेवेन्यू पे करना है वो इन्होंने वो कर लिया। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that, कि एक गांव से कितना रेवेन्यू आएगा वो इन्होंने पूरा कर लिया, पता लगा लिया, एस्टिमेशन लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, अब इसको रिवाइज करना है पीरियोडिकली, ये नहीं कि जो आपने एस्टिमेशन कर लिया बस वही वही चलता रहेगा, नहीं नहीं, पीरियोडिकली, जैसे एक साल बाद वापस से वो करके आओ, सर्वे करके आओ। सर्वे करना मतलब वही निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, वापस से इंस्पेक्ट। Periodically, पीरियड periodically. मतलब कोई भी, जैसे टाइम टू टाइम, इस समय से इस समय तक ये, फिर वापस, जैसे पीरियोडिकली अपना ये पूरा सेशन चलता है अप्रैल से, और अपना चलता है ना अप्रैल, पीरियोडिकली इनके लिए यूज किया जाता है। चलो यहाँ से दिखा देती हूँ। नियत समय पर प्रकाशित होने वाले, रेगुलरली, जैसे कि कोई पीरियोडिकली ये होता है नियत समय पर, जैसे हर सैटरडे हर फ्राइडे वो मैगजीन आती थी ना, चंपक मैगजीन आती थी पहले, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि अ मैगजीन दैट इज प्रोड्यूस रेगुलरली, रेगुलरली मतलब हर फ्राइडे को ही वो आएगी। तो पीरियोडिकली मतलब उसी टाइम पे ही वो, जैसे अपना स्कूल का सेशन हमेशा अप्रैल से चालू होता है, नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो इसके लिए भी हम पीरियोडिकली यूज कर सकते हैं। अपनी जो मैगजीन आती है, चंपक आती थी पहले मैगजीन, उसके साथ पेपर के साथ, वो हर फ्राइडे को आती थी, वीक में फ्राइडे को आती थी, या कौन से दिन आती थी मुझे तो फ्राइडे याद है, तो फ्राइडे को आती थी, तो उसके लिए यूज किया जाता है। नियत समय पर प्रकाशित होने वाली पत्रिका नियत कालीन, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अक्रिंग और अपियरिंग एट इंटरवल्स, ओकेजनल, इंटरवल्स मतलब वही हो गया कि हर फ्राइडे को आ रही है, या फिर पीरियोडिकली, इसको पीरियोडिकली बोल सकते हैं हम। पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल वही हो गया, हर फ्राइडे हर फ्राइडे हर फ्राइडे, मिस नहीं हो रहा, रेगुलर है। तो मैगजीन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल, तो बात है, हाँ। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, तो पीरियड इन्होंने वो कर लिया कि एक साल में हम रिवाइज करेंगे, मतलब पूरा जो रेवेन्यू है वो उसको वापस चेंज करेंगे हम। ऐसा नहीं कि हमने फिक्स कर दिया कि यही रेवेन्यू लिया जाएगा इस गांव से, इस विलेज से ये रेवेन्यू, नहीं नहीं, फिक्स नहीं है। एक साल के लिए ले लेंगे इतना, एक जिनका मर्जी होती थी जितना ही फिक्स करते थे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से बता रही हूँ कि जैसे एक साल का हो गया, एक साल का कर लिया, फिर अगले साल वापस वो करके आओ, निरीक्षण करके आओ, फिर वापस से हम रेवेन्यू एस्टिमेशन वापस करेंगे। पीरियोडिकली होता था वो, एक महीने में भी ये लोग चेंज कर सकते हैं, साल में भी चेंज कर सकते हैं, 2 साल में भी, 10 साल में भी। नॉट परमानेंटली फिक्स, मतलब परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था, उसको रिवाइज किया जाता था पीरियोडिकली। पीरियोडिकली रिवाइज करना मतलब चेंज करना थोड़ा सा उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman. Village का जो मुखिया होता था, headman, headman को मुखिया बोलते हैं अपन, लोकल लैंग्वेज में मुखिया बोला जाता है। तो विलेज का जो मुखिया होता था, जो हेडमैन होता था, उसको क्या करना पड़ता था, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना और कंपनी को पे करना, कंपनी को देना। वो किसका चार्ज था, हेडमैन के ऊपर, मतलब ये भार डाल रखा था, विलेज का जो हेडमैन था उस पे ये चार्ज डाल रखा था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करना और उसको कंपनी को पे करना, उसका चार्ज किसको दिया गया, विलेज हेडमैन को दिया गया, रेदर देन द जमींदार, जमींदार को नहीं दिया गया। पहले जमींदार को दे रखा था ना ऊपर, परमानेंट सेटलमेंट में, कि जमींदार लेता था और वो देता था कंपनी को। यहाँ पर गांव का मुखिया था, तो हर प्लॉट, Rather. अपन इसके लिए यूज करते हैं कि इसकी बजाय,
यहाँ से भी लिख लो, चलो। रेदर मतलब इसकी बजाय इसको दिया, जमींदार की बजाय हेडमैन को दिया जाता। इंस्टेड इंस्टेड भी, रेदर इंस्टेड, में इंस्टेड भी लिखाएगा यहाँ पे, देखना नीचे ये लिखा है यहाँ पे इंस्टेड। रेदर मतलब के बजाय, प्रिफरेबली, किसी हद तक, काफी, क्वाइट, टू सम एक्सटेंट। इंस्टेड मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, के बजाय, ये भी हम बोल सकते हैं। तो एक ही डेफिनेशन है, इसमें देखो बहुत सारी। इंस्टेड ऑफ ये लिखा है यहाँ पे, मतलब इसके बजाय इसको दिया जाता था, जमींदार की बजाय हेडमैन को। ऊपर परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार कंपनी को देता था, जमींदार वसूलता था रेवेन्यू, और वो कंपनी को पे करता था, जमींदार पे पूरा चार्ज था। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसका क्या नाम था, इसका नाम भी ध्यान रख लेना, क्या नाम था इसका, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था। इसने तो इसने हेडमैन बना दिया कि विलेज में एक हेडमैन होगा और वो करेगा, ठीक है। दिस सिस्टम, उस पे चार्ज था पूरा। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट। इस सिस्टम को टिक कर लेना, ये भी क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बनेगा, महलवारी सेटलमेंट। इस सिस्टम को किस किस नाम से जाना गया, महलवारी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। क्योंकि विलेज का हेड इसलिए जाना गया, मैं ये भी बता देती हूँ। देखो, विलेज का हेडमैन कलेक्ट कर रहा है, तो जो विलेज में ही तो होता था, गांव में महल, जहां पर सारा पैसा इकट्ठा होगा गांव के अंदर, जैसे महल नाम से रख लिया इन्होंने, यहाँ पे सारा कंपनी का जो भी पैसा होगा ये इसमें होगा। महल लिखा था ना यहाँ पे ऊपर, रेवेन्यू स्टेट था जहाँ पे सारा पैसा कलेक्ट होगा। ये देखो, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज अ रेवेन्यू स्टेट विच में बी अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। एक रेवेन्यू स्टेट मतलब यहाँ पर पूरा जो रेवेन्यू है वो आएगा यहाँ पर महल के अंदर। वो एक गांव भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है वो। तो महलवारी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इसके अंदर महलवारी, इसके अंदर क्या होता है? महलवारी सेटलमेंट में क्या हुआ कि इन्होंने उनको भेजा, अपने किनको भेजा था, कलेक्टर्स को भेजा गांव गांव, ठीक है। इसने इंग्लिश मैन ने, जो इसका नाम था हॉल्ट ने कलेक्टर को भेजा गांव गांव, और उसने बोला इंस्पेक्शन करो लैंड्स का। लैंड का इंस्पेक्शन करवाया, जो फील्ड्स थे उनको मेजर करवाया, मतलब उनको नापा फील्ड्स को। और फिर इन्होंने रेवेन्यू एस्टिमेट किया, और वो रेवेन्यू फिक्स नहीं किया गया। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था कि इतना ही रेवेन्यू देना है, चाहे तुम्हारी प्रोड्यूस कितनी भी ज्यादा हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इतना ही रेवेन्यू चाहिए। तो फिर तो इन्होंने बोला कि भाई मतलब कैसे नहीं है, कंपनी को तो पैसा चाहिए, इतना इतना किसान कमा रहा है, पैदा कर रहा है, तो फिर जमींदार उससे मतलब हड़प रहा है, तो जमींदार के हक में जा रहा है। किसान का तो मरना था ही, जमींदार के हक में जा रहा है, तो इनको वो फिर अच्छा नहीं लगा कि कभी कभी तो इतनी ज्यादा पैदावार हो जाती है, कभी होता है ना काफी अच्छी पैदावार भी हो जाती है, कभी ऐसा भी होता है बारिश अच्छी हो गई। जैसे पहले जो खेती होती थी वो बारिश पे और इन्हीं सभी पे डिपेंड थी, तो बारिश अच्छी हो गई या फिर कुछ भी मतलब फसल बढ़िया हो गई, तो इस वजह से इन्होंने, महलवारी सेटलमेंट में परमानेंट नहीं था, पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा कि अगले साल चेंज भी हो सकता है रेवेन्यू, जरूरी नहीं ये इतना ही रेवेन्यू लेंगे तुमसे। इस साल का तो ये रेवेन्यू है, हमने पूरा इंस्पेक्शन कर लिया, अगले साल वापस से इंस्पेक्शन के लिए भेजते थे और वापस से रेवेन्यू सेट होता था। मतलब महलवारी जो सेटलमेंट था इसके अंदर रेवेन्यू परमानेंट नहीं था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस मैम। मुनारो सिस्टम। तो मुनारो की फोटो दिखा रखे हैं यहाँ पे। थॉमस मुनरो, ये कौन था, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये मद्रास का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ मद्रास। तो ये मद्रास का गवर्नर, गवर्नर वो होता है जो जिसके अंडर में पूरी, जो पूरा मद्रास है, पूरे मद्रास का मैनेजमेंट, पूरे मद्रास का कंट्रोल, ये सबसे मतलब टॉप पोजीशन समझ लो गवर्नर। जैसे अपने राजस्थान का भी जो गवर्नर होता है वो एक तरह से दादाजी की तरह होता है, वो सब बैठ के वॉच करते हैं। चीफ मिनिस्टर सारा काम करता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो सारा काम करता है। गवर्नर लेकिन ऊपर होता है मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से ऊपर होता है गवर्नर। जैसे अपने घर में दादाजी ऊपर होते हैं पापा से, लेकिन काम तो पूरा पापा संभालते हैं, दादाजी तो बैठे रहते हैं देखते रहते हैं, लेकिन है तो बड़े ना पापा से। तो ऐसे ही गवर्नर का पूरा कंट्रोल होता है, मतलब स्टेट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास का गवर्नर था।
तो मद्रास अभी, लेकिन अभी मद्रास इसमें नहीं है। पहले मद्रास जगह थी, लेकिन अभी ये सारे तो स्टेट के नेम चेंज कर दिए, पुराने नेम्स थे ना सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुनरो सिस्टम। अब मुनरो ने क्या किया, जो मद्रास का गवर्नर था, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज, जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी, जो ब्रिटिश के अंडर में जो क्षेत्र थे, उनमें क्या हुआ, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ similar move away from the idea of permanent settlement. So in British territory in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement. तो साउथ के अंदर भी जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जो क्षेत्र ब्रिटिश के अंडर में थे, साउथ के रीजन में, नीचे की तरफ इंडिया के मैप में साउथ ये नीचे की तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इस तरह के जितने भी थे, इन्होंने सब ने चेंज कर लिया। सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ, मूव अवे हो गए मतलब किस आइडिया से दूर चले गए, परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया इन्होंने छोड़ दिया। और इन्होंने क्या किया फिर, द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रायोटवार या रायोटवारी। जो नया सिस्टम इन्होंने जो खोजा था उसको किस नाम से जाना गया, यहाँ पे उसको जाना गया रायोटवारी के नाम से। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज, जो नया सिस्टम था वो रायोटवार के नाम से जाना गया। इट वॉज ट्राइड, तो इसका नाम ध्यान रखना, इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन एलेक्जेंडर रेड रीड इन सम ऑफ द, इट वॉज ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल पे ट्राई किया गया। स्मॉल स्केल मतलब छोटे स्तर पे ट्राई किया गया। लार्ज स्केल होता है बड़े स्तर पे कोई चीज करना, स्मॉल स्केल छोटे स्तर पे कोई चीज करना। जैसे कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो एक तो छोटे वो स्केल पे कपड़े बना रही है मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्री है, और लार्ज स्केल पे मतलब पूरी इंडिया को सप्लाई कर रही है कपड़े, तो लार्ज स्केल पे। और एक छोटी मोटी जगह के लिए बना रही है, बस थोड़े से कपड़े बनते हैं, तो स्मॉल। स्मॉल स्केल मतलब छोटे स्तर पे, लार्ज स्केल मतलब बड़े स्तर पे कोई काम करना। तो इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल, तो जो इन्होंने नया आइडिया डिवाइस किया था, खोजा था, उसको पहले छोटे स्केल पे ट्राई किया कि देखते हैं यहाँ पे कैसा चलता है, फिर बड़े स्केल पे लाएंगे। तो इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन, किसके द्वारा ट्राई किया गया, कैप्टन एलेक्जेंडर रीड, इसके द्वारा ट्राई किया गया छोटे स्केल पे। इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी, कुछ जो एरियाज जो कंपनी ने अपने हाथ में मतलब ले लिए थे अधिकार में, आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान से युद्ध करने के बाद जो भी एरियाज इन्होंने टेक ओवर कर लिए थे, अपने अधिकार में ले लिए थे, उन एरियाज पे इसने ये मतलब अपना जो नया जो इन्होंने इन्वेंट किया था उसको मतलब ट्राई किया स्मॉल स्केल पे। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. तो यही था इनका भी सिस्टम, वो ऊपर वाला ही था। सब्सिक्वेंटली डेवलप, सब्सिक्वेंटली का भी लिख लो, लिखना है तुम्हें, यहाँ से लिख लो। जैसे फॉलोइंग, कमिंग आफ्टर और लेटर, बाद का या बाद में होने या आने वाला, परिवर्ती उत्तरवर्ती। आई थॉट दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर बट सब्सिक्वेंट इवेंट प्रूव्ड मी रॉन्ग। सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद, कमिंग आफ्टर या लेटर मतलब उसके बाद आने वाला। इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। आफ्टर समथिंग इन टाइम, किसी के बाद आ रहा है वो, ठीक है, कोई चीज, सब्सिक्वेंट, फॉलोइंग। जैसे इसने बोला ना यहाँ पे, फॉलोइंग, एंश्योरिंग, सक्सीडिंग, सक्सेसिव, लेटर, फ्यूचर, कमिंग, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मतलब एक के बाद दूसरा। तो सब अच्छे समझ आ जाएगा। आई थॉट दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, मुझे लगा कि मैटर खत्म हो चुका है, जो भी इनका मैटर चल रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है इनका, ये खत्म हो चुका है मैटर। बट सब्सिक्वेंट इवेंट प्रूव्ड मी रॉन्ग, लेकिन मतलब इसके बाद और भी घटनाएं हुई तो मुझे लगा, मतलब मैं रॉन्ग प्रूव हुआ कि नहीं, इनका मैटर खत्म, अभी भी चल रहा है। तो कमिंग आफ्टर मतलब एक के बाद आना है, ऐसा। सब्सिक्वेंट जो इवेंट्स होते हैं, एक के बाद जो दूसरा आ रहा है। तो सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो,
तो थॉमस मुनरो ने मतलब इसको डेवलप किया। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एक्सटेंड मतलब फैलता गया ऑल ओवर द साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया में धीरे धीरे यही सिस्टम फैल गया कि पहले हम पूरा देखेंगे जमीन को, रेवेन्यू सेट करेंगे, और फिर हम मतलब वो फिक्स नहीं होगा, हम चेंज भी कर सकते हैं उसको। तो ये इन्होंने सेट कर दिया। रीड एंड मोनरो, ये जो दोनों थे, रीड का पूरा नाम एलेक्जेंडर रीड, रीड और मुनरो, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। इन्होंने ये महसूस किया कि साउथ के अंदर कोई ट्रेडिशनल पारंपरिक जमींदार तो है नहीं। ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, मतलब पुराने जो पहले से जो चला आ रहा है उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल जमींदार तो है नहीं यहाँ पे। तो द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स। तो जमींदार से क्यों करें हम, कल्टीवेटर जो होते हैं ना, जो खेती करते हैं, उनसे डायरेक्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, राइट्स जो जो ये किसान होते थे, टेनेंट जो किसान होते थे, इनसे डायरेक्ट करते हैं। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जो लैंड को जोतते आ रहे हैं, मतलब लैंड पे मतलब टिलिंग करना, मतलब उसको वही हल हल चलाना, उसको टिलिंग बोलते हैं, या फिर खेती करना भी कह सकते हो। तो जो कल्टीवेटर्स हैं, जो खेती करते आ रहे हैं जनरेशन से, मतलब इतने टाइम से जो खेती करते आ रहे हैं, डायरेक्ट उनसे ही जाके मतलब बातचीत कर लेते हैं। जमींदार को क्यों बीच में लाना है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर, जो इन्होंने सेटलमेंट मतलब जो बनाया था सेटलमेंट अपना, रेवेन्यू का जो भी सेटलमेंट था इनका, तो इन्होंने आर्ग्यू किया, बहस किया कि डायरेक्ट उससे कर लेता अपन। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड, इनके फील्ड्स को केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया गया। सर्वे मतलब देखा जांचा गया। बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, रेवेन्यू असेसमेंट बनाने से पहले खेतों को अच्छे से परखा गया, जांचा गया, फील्ड्स को केयरफुली सर्वे किया गया, सेपरेटली अलग अलग, और केयरफुली मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक सर्वे किया गया रेवेन्यू, रेवेन्यू की उस पे पहुंचने के लिए कि क्या रेवेन्यू लेना चाहिए, रेवेन्यू असेसमेंट के लिए। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should act as a paternal father figures प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। तो मुनरो ने क्या सोचा, पैटर्नल फादर होता है जैसे अपने पापा के पापा, तो के लिए हम पैटर्नल, पिता से संबंधित, अपन बोलते हैं ना कि पैटर्नल, वो मैटरनल हो गया अपने मामा जी लोगों के लिए अपन यूज करते हैं, पैटर्नल अपने पापा की साइड वालों के लिए पैटर्नल बोलते हैं, और मैटरनल अंकल, तो मामा जी को अपन बोलते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल मतलब मम्मी के साइड वालों को मैटरनल, पापा के साइड वालों को पैटर्नल। तो देखो, पिता के पक्ष से संबंधित, देखो पापा के से संबंधित पैटर्नल, मम्मी से संबंधित जो भी होता है मैटरनल अंकल, मतलब मेरे मामा है, मेरे मैटरनल अंकल है। तो एक तो इसका मीनिंग ये है, बिहेविंग एज अ फादर वुड बिहेव, कनेक्टिंग विद बीइंग अ फादर, पिता से संबंधित, रिलेटेड थ्रू द फादर साइड ऑफ द फैमिली, परिवार में पिता के पक्ष से संबंधित। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, तो पैटर्नल फादर मतलब पिता के पिता कह सकते हो। तो क्या बोला इसने, मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, मुनरो ने सोचा कि जो ब्रिटिश हैं शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रायट्स अंडर देयर चार्ज। तो मुनरो ने ये सोचा कि जो ब्रिटिश है ना, ये लोग क्या करेंगे, इस मतलब इनको एक तरह से शुड एक्ट एज ए, इस तरह से एक्ट करेंगे, पैटर्नल फादर की तरह एक्ट करेंगे, इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे चार्जेस से, कि मतलब जो तुम चार्ज लगा रहे हो ये सही नहीं है, इस तरीके से। तो मुनरो ने ये सोचा। फिर क्या हुआ, ऑल वॉज नॉट वेल, चलो ये फटाफट पढ़ लेते हैं आज ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑल वॉज नॉट वेल मतलब सब कुछ सही नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम्स वर इम्पोज, इम्पोज मतलब लगा देना, नया सिस्टम जब इम्पोज कर दिया गया, लगा दिया गया लोगों पे, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम, ये क्लियर हो गया था, साफ हो गया था कि सब कुछ मतलब सही नहीं चल रहा। फ्यू ईयर्स कुछ सालों में ही मतलब पता चल गया था, कुछ सालों बाद ही। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand.
मतलब इन्होंने बहुत हाई रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दिया था। तो ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम, मतलब डिजायर होती है इच्छा, ड्राइवन मतलब इनकी ये इच्छा थी ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, तो इस इच्छा के चलते हुए इन्होंने क्या किया, इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड। तो इन्होंने लैंड से जो इनकम थी उसको इंक्रीज कर दी, मतलब रेवेन्यू को बहुत ज्यादा कर दिया। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड, तो रेवेन्यू डिमांड पे इन्होंने बहुत ज्यादा कर दी थी। तो पीजेंट वर अनेबल टू पे, जो किसान थे वो पे ही नहीं कर पा रहे थे बेचारे। रायट्स फ्लैड द कंट्री साइड, वो फ्लैड फ्ली मतलब भाग जाना, भाग गए। फ्लैड पास्ट टेंसेस। तो जो रायट्स थे, जो किसान थे, जो टेनेंट्स थे, वो भाग गए वहां से। उनकी जमीन तो थी नहीं, वो भाग गए। एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब एकदम खाली हो जाता है। डेजर्ट अपन रेगिस्तान के लिए बोलते हैं ना, रेगिस्तान को डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्टेड उसके लिए भी कहते हैं कि एकदम खाली जगह हो जाना, डेजर्टेड। विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन, तो रीजन्स में जो विलेज थे, जो गांव थे, डेजर्टेड हो गए थे, मतलब एक तरह से खाली हो गए थे। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। पेसिमिस्टिक इसका वो होता है ओपोजिट, पेसिमिस्टिक निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है मतलब आशावादी है, होपफुल है कि अरे अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, अपन जीत जाएंगे, मैच जीतेंगे अपन। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ठीक है। निराशावादी, अरे यार हार जाएंगे, अरे यार अपन तो हारेंगे, अब तो अपने इतने ही रन हुए हैं, इस तरीके से जो निराशा। तो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल जो आशावादी थे, उनको मतलब हाँ नहीं नहीं सब अच्छा होगा। इस तरह के जो ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या इमेजिन किया, क्या सोचा। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich, enterprising farmers. But this did not happen. जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, इन्होंने सोचा कि जो नया सिस्टम है कि हम डायरेक्ट किसान से कर रहे हैं, बीच में जमींदार का किसी का लेना देना नहीं है, तो इससे क्या होगा, जो किसान होंगे ना, जो पीजेंट होंगे, ये मतलब रिच बनेंगे, इनको भी पैसा मिलेगा, हमको भी पैसा मिलेगा। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म कर देना, किसी का परिवर्तन कर देना, रूप परिवर्तन कर देना, किसी भी उसकी मतलब पोजीशन को चेंज कर देना। मतलब ट्रांसफॉर्म करना मतलब उसमें चेंज कर देना, उस इंसान में, उसके रूप में चेंज कर देना, उसके ड्रेसअप में चेंज कर देना, उसकी मतलब इंटेलिजेंसी में चेंज कर देना। पहले डफर था, इंटेलिजेंट हो गया, ट्रांसफॉर्म कर देना मतलब उसका परिवर्तन कर देना। तो इन्होंने क्या सोचा, जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सोचा था, हैड इमेजिन्ड, उन्होंने सोचा था कि जो नया सिस्टम है वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट, वो पीजेंट को इसमें चेंज कर देगा इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर, मतलब इनको अमीर बना देगा, अमीर किसान बना देगा इनको। बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जमींदार बीच में खा जाते थे ना किसान से पैसा। तो इन्होंने सोचा हम डायरेक्ट, हमें भी फायदा है और किसान को भी। लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादा रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई कर दिया इन्होंने, तो किसान को कहाँ से फायदा होगा, वो भाग ही गए किसान, वहां से चले गए। Imagine that you are a company representative sending a report back to England about the conditions in rural area under company rule. What would you write? आप imagine करो, सोचो कि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कंपनी में ही आप काम करते हो, और तो आपको एक रिपोर्ट भेजनी है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो महारानी बैठी है, उनको रिपोर्ट भेजनी है, जो पहले इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, तो उनको रिपोर्ट भेजनी है रूरल एरिया की कंडीशन के बारे में, कि कैसी यहाँ की कंडीशन है कंपनी के रूल के अंडर में, कि ये लोग कैसे अत्याचार कर रहे हैं। तो व्हाट वुड यू राइट, तो आप क्या लिखोगे। तो ये जो इंग्लिश मैन थे, ये तो सही सही लिखते नहीं थे, ये तो लिखते थे कि हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो हम अपन मतलब सही लिखना चाहिए, जो एक इंसान है तो उसको सही चीजें लिखनी चाहिए, कभी किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए, और सही लिखना चाहिए जो भी है, कि भाई ऐसी कंडीशन है, इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं लगाना चाहिए, रेवेन्यू डिमांड नहीं करनी चाहिए इतनी ज्यादा। तो इसमें मेन एक तो ये ध्यान पे रखना है, देखो अभी मैंने एक तो ये रोयट वाली जो सिस्टम था, रोयट वाली सिस्टम जाना गया, ये जो मुनरो का जो सिस्टम था, इसको रोयट वाली सिस्टम के नाम से जाना गया। और यही ये मोनरो सिस्टम ये कौन सा था? ये यही था उसी को इसका भी। मान। हाँ, महलवारी सेटलमेंट ही था इसका भी, कि मतलब रिवाइज करके और फिर मतलब परमानेंट से जो दूसरे वाले ना अपने महलवारी सेटलमेंट, यही था मुनरो सेटलमेंट। यस मैम। ठीक है, तो चलो करेंगे, ठीक है। यस।